हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी लोग चैट्स में बताओ एक बार। सभी लोग चैट में बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? अब चलो बढ़िया। तो सबसे पहले बहुत लोग मेरे बारे में जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो फर्स्ट डेमो क्लास है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ खुद से। ठीक है। और टेक्निकल में हम लोग इंट्रोडक्शन तो जानते ही हैं। तो माय सेल्फ अभिषेक कुमार। ठीक है। अ, मैं अभी मैंने डिप्लोमा गवर्नमेंट के आदिपुर से 2018-21 बैच पे कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। एंड नाउ मैं अभी आईटी संजय से फाइनल ईयर में हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। ठीक है। तो आज आप लोगों का ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर्स का डेमो क्लास है। ठीक है। डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का। तो देखो, हमारा हम लोग जिस मतलब कि आप लोगों में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया जिसमें ट्रांसफॉर्मर एंड टेक्नीशियंस को अलग कर दिया है। ये सब सारी चीजें हम लोग पिछले जो सिलेबस थे जीओटी के सिलेबस में, उसमें हम लोग पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिकल मशीन 1 एंड 2 में पढ़ते थे। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर्स मतलब ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है। और मतलब कि जो मतलब कि बेसिक हमारा मतलब कि चाहे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। देखो मतलब कि इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। मान लो कि अगर मैं इसी इलेक्ट्रिकल मशीन का अगर हम देखें। ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन तो क्या क्या कौन कौन से मशीन आते हैं, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक डिवाइस ट्रांसफार्मर। ठीक है। ट्रांसफार्मर इसमें स्टैटिक डिवाइस क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद डायनेमिक डिवाइस में इसमें रोटेटिंग पार्ट होगा। ठीक है। इसमें मूवेबल पार्ट्स होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोटर एंड जनरेटर। ठीक है। तो ये देखो, ये जो मशीन है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डीसी मशीन और एसी मशीन। एसी मशीन। ठीक है। तो डीसी मशीन में देखो ये क्या है, मोटर एंड जनरेटर रहेगा। ठीक है। तो एक हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या होता है, ये फिर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। एसी मशीन दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये तुम्हारा सिंक्रोनस मशीन और ये इंडक्शन मशीन। इसमें फिर होता है दो चीजें, एक सिलेंड्रिकल होता है और एक सैलिड होता है। इसमें फिर दो चीज होता है। ठीक है। आ, इसमें तुम्हारा मतलब कि एक तुम्हारा होगा, इसको हम लोग स्लिपिंग बोलते हैं, स्लिपिंग। और दूसरा होता है, इसको ऐसे करके लिख सकते हो, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर। और ये क्या होता है, स्क्वायरल स्क्वायरल स्क्वायरल। ये सब देखो मशीन हम लोग करते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स एंड अल्टरनेटर्स।
ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर्स में अभी हम लोग सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो डेमो क्लास होगा उसमें हम लोग अल्टरनेटर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को, बताओ एक बार, फिर हम लोग ट्रांसफार्मर से चेंज करेंगे, बोलो। इतना सब चीजों के बारे में तो जानते होगे तुम लोग सभी, या फिर नहीं जानते होगे तो कम से कम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन जो हम लोग इसको मतलब जो ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसमीटर्स है, पहले के सिलेबस में हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में इसको पढ़ते थे, इलेक्ट्रिकल मशीन 1 और 2। लेकिन अब इसमें तुम लोग ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर्स में पढ़ना है। ट्रांसफार्मर में क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, डायनेमिक डिवाइसेस में मोटर एंड जनरेटर होते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एसी मशीन में, एसी मशीन एज वेल एज डीसी मशीन। डीसी डीसी मशीन में क्या होते हैं, सीरीज सीरीज मोटर, ठीक है, सीरीज डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। ये डीसी है तो सबके सबसे आगे क्या लगेगा, डीसी। तो डीसी सीरीज मोटर जनरेटर, डीसी साइड मोटर जनरेटर, डीसी साइड डीसी कंपाउंड मोटर जनरेटर, ठीक है। एसी मशीन में सिंक्रोनस मशीन, एसी मशीन दो टाइप्स में डिवाइड होता है, सिंक्रोनस मशीन एज वेल एज इंडक्शन मशीन। इसमें फिर सिलेंड्रिकल होता है, एक साइलेंट पोल होता है। इसमें भी दो टाइप है, एक स्लिपिंग इंडक्शन मोटर और एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। चलो अब ठीक है, अब ठीक है, अब समझ में आ गया, बोलो। बताओ एक बार। अब देखो, अब देखो इसमें क्या है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर होता क्या है, जानते होंगे सभी लोग, जानते होंगे। तो देखो ट्रांसफार्मर क्या है, मेरा एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, क्योंकि इसमें क्या होता है, देयर इज नो रोटेटिंग पार्ट। इसमें क्या होगा, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इट हैज नो रोटेटिंग पार्ट, इट हैज नो रोटेटिंग पार्ट, नो रोटेटिंग पार्ट, like like motor as well as motor और जनरेटर। मोटर और जनरेटर, मोटर और जनरेटर की तरह रोटेटिंग पार्ट नहीं होता जनरेटर, ठीक है। तो हम ट्रांसफार्मर का क्यों यूज करते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर का हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब भी देखो, जब भी मान लो कि कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, जैसे इसमें मान लो कि ये ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि कोई प्लांट है, पावर प्लांट, पावर प्लांट है। तो अब क्या है ना, इसको हमको मान लो कि वायर्स के थ्रू हम ट्रांसमिशन करते हैं। तो देखो जब भी हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं ना, ट्रांसमिशन करते हैं तो उसको हम लोग हाई वोल्टेज में भेजते हैं, ठीक है। हाई वोल्टेज में क्यों भेजते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू रिड्यूस लॉसेस। अब बोलेंगे सर ट्रांसमिशन बिजली हम भेज रहे हैं तो वहां पे लॉस क्यों हो रहा है,
तो एक चीज तुम लोग जानते होंगे, कंडक्टर में या फिर किसी भी चीज में अपना क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है। तो तुम लोग एक तो हीटिंग इफेक्ट के साथ, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे हीट लॉस का, आई स्क्वायर आर, ठीक है, हीटिंग लॉस है। लेकिन ऐसे देखो इसमें क्या एक लॉसेज होता है वायर में, कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस, ठीक है, कॉपर में जो भी है, आई स्क्वायर आर लॉसेस, ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉसेस में कि जितना उस वायर का रेजिस्टेंस होगा प्लस करंट का टाइम्स में, करंट का टाइम्स में उतना क्या होगा, कॉपर लॉस होगा, ठीक है। अब ये कॉपर लॉस होगा, बिजली हम भेज रहे हैं, अब मान लो कि अगर हम बिजली भेज रहे हैं तो लॉस होगा, तो क्या होगा, जो पावर प्लांट कंपनी है उसको लॉस होगा ना, बिजली वेस्ट हो जाएगा वायर में ही, तो उसको लॉस होगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि ट्रांसमिशन किया जाता है हाई वोल्टेज, ठीक है। फिर उसको बाद में जब हम लोग घर तक ले जाते हैं, जब हम लोग घर तक पहुंच जाते हैं, तो जो एच टाइप ट्रांसफार्मर होता है, तुम देखे होगे कि तुम्हारे घर के आसपास में किस तरह का ट्रांसफार्मर होता है, मतलब एच टाइप पोल होता है, एच पोल टाइप, एच पोल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर। यहाँ भी क्या होता है कि जो तुम्हारे घर में बिजली आता है, ठीक है, घर में बिजली आता है, कितना आता है, 220 230 वोल्ट, ठीक है। क्यों, अगर ज्यादा वोल्ट आएगा तो क्या दिक्कत होगा, तुम्हारे घर का अप्लायंसेस जो भी तुम्हारे घर में जो सामान है वो क्या होगा, हाई वोल्टेज को, वो उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर तो कम है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर होगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज तो कम है, तो वो क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी देखोगे जब हेवी फेज आउट ये सब होता है, ठीक है, जब अचानक से वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो तुम लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होता है खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हम एस टाइप ट्रांसफार्मर में के थ्रू इसको वोल्टेज लेवल को हम लोग डाउन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, ये ट्रांसमिशन को देखो, अब यहाँ पे हम क्या देखें कि ट्रांसमिशन क्या कर रहा था, जो जनरेशन हो रहा था लोड को हाई कर रहा था, और यहाँ पे हम दूसरा जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज कर रहा है। तो अब तुमको समझ में आया कि क्यों ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज कर रहे हैं, कि वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए और वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए। अब बोलोगे सर कि हमको पावर भेजना है, यहाँ बिजली लॉस हो रहा है, तो इसमें वोल्टेज को क्यों लेना देना, मतलब कि यहाँ पे, मतलब कि वोल्टेज यहाँ पे पावर लॉस हो रहा है, यहाँ पे तो सर आप करंट दिखा रहे हैं, कॉपर लॉस मेरा करंट की वजह से हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे वोल्टेज को अप डाउन कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या है सर, ये चीज तो मन में तुम्हारा आया होगा। तो देखो कभी भी जब भी हम ट्रांस ये पावर की बात करते हैं, तो ये क्या होता है ना, हमेशा क्या होता है, वीआई इक्वल टू वीआई, पावर फैक्टर का इसमें उतना झमेला नहीं रहता है। तो देखो ये जो पावर जो है, ये जो पावर जो है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये मेरा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर तुम भी को बढ़ा रही हो, तो पावर पावर तुम्हारा कांस्टेंट है, तो करंट कम होगा, और करंट कम होगा, करंट का वैल्यू कम होगा, तो कॉपर लॉस का वैल्यू कम होगा कि नहीं होगा, बताओ एक बार। तो ये क्यों हम कर रहे हैं कि अगर हम ट्रांसमिशन करेंगे हाई वोल्टेज में, ठीक है, तो उसमें मेरा वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कम होगा, करंट कम होने से मेरा क्या होगा, कॉपर लॉस कम होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा लॉसेस जो हम बिजली भेज रहे हैं वो कम होगा। और देखो आप बोलोगे सर कि फिर हम यहाँ से मतलब कि वोल्टेज कम करना है तो करंट तो यहाँ पे बढ़ जाता होगा, तो करंट बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता है, और ज्यादा दूर हमको ट्रांसमिशन नहीं करना होता है, तो लॉसेस मेरा ज्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी हम एस पोल टाइप ट्रांसफार्मर या फिर नियर बाई हमको नियर लोड्स में, नियर बाई एरिया में जब हमको ट्रांस डिस्ट्रीब्यूशन करना रहता है, तो उसमें उतना लॉसेस नहीं होता, ठीक है, लॉसेस होता है लेकिन उतना नहीं होता है, जिससे मतलब कि जो लॉसेस जो अमाउंट हो वो ज्यादा हो। तो ये चीज तुम लोग को समझ में आया, एक बार बताओ। देखिए बेसिक सा तुमको एक फंडा बता रहे थे कि मतलब कि क्यों जो एप्लीकेशन है ट्रांसफार्मर को तो कोई भी समझा देगा थ्योरी, लेकिन क्यों हम करते हैं, क्या करते हैं, ये चीज इसमें बताएं। ये बताओ, ये क्लियर हुआ तुम लोगों को, बोलो।
ये समझ में आया? फिर मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे इट वर्क as per the application, per the application to step up or step down the voltage। ठीक है, वोल्टेज। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं या फिर स्टेप डाउन कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप डाउन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हम बोले कि इसका कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम स्टेप डाउन कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं, तो वोल्टेज करंट भी चेंज होगा, करंट भी चेंज होगा ना। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर देखो शॉर्ट में लिखे हैं इसको, ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, स्टेप डाउन द वोल्टेज विदाउट change in frequency, without change in frequency। ठीक है, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो देखो जब भी हम वोल्टेज यहाँ पे कर रहे हैं, वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो मेरा करंट भी क्या हो रहा है, स्टेप अप स्टेप डाउन हो रहा है। वो देखो ये सब एप्लीकेशंस देखो कहाँ पे मतलब ये करते हैं, तो अलग अलग जगह पे है। ठीक है, वो सारा चीजें हम लोग देखो, करंट ट्रांसफार्मर की है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की है, तो वो सारा चीज तुम लोग को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जब वो क्लासेस में। ठीक है, अभी तो बेसिक बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो तुमको क्लियर आउट हो, ठीक है, वही चीज। तो यहाँ पे जब हम स्टेप अप वोल्टेज कर रहे हैं, स्टेप डाउन वोल्टेज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसके साथ मेरा करंट भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे और करंट लिख दो, यहाँ पे और करंट यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और करंट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जब हम वोल्टेज को या फिर करंट को स्टेप अप स्टेप डाउन करेंगे, तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी विल बी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आता है कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट करके बताओ, फिर हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करेंगे ट्रांसफार्मर का। देखो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, दो चीज पे काम करता है। ठीक है, एक फैराडेस लॉ और दूसरा होता है मेरा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो दोनों चीजें भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये लिख लिए हो तो बताना मुझे, लिख के। लिख लिए, चलो अब देखो। वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, इसका हम लोग अभी क्या लिखते हैं, वर्किंग, इसका वर्किंग प्रिंसिपल दो चीज पे डिपेंड करता है, जो जैसे कि हम बताएं कि फ्राइडेज लॉ या फिर इलेक्ट्रो म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो इसका दो चीज पे डिपेंड करता है, बता रहे हैं इसमें। फ्राइडे लॉ, फ्राइडे लॉ पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, और और दूसरा है मेरा म्यूचुअल इंडक्शन। दोनों को हम पढ़ेंगे अभी कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होता है।
ठीक है, दोनों अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखो पहला इसका फ्राइडे लॉ का ना दो लॉ होता है। ठीक है, इसको अभी साइड कर देते हैं, इसको लिख लो ऊपर में, लेकिन इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं कि देखो जब भी हम कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक मतलब कि हम मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं, ठीक है, वायरिंग मैग्नेटिक whenever a conductor is placed in a very magnetic field, वेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? तो देखो दो टाइप का करंट होता है, एक एसी करंट होता है, एक डीसी करंट होता है। तो एसी करंट का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे करके घूमते रहता है, ठीक है, टाइम के साथ। और ये डीसी क्या होता है? कांस्टेंट रहता है एक वैल्यू पे, ठीक है। तो ये जब भी डीसी रहेगा ना, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। एसी रहेगा तभी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। अगर मान लो कि उसको करते भी हैं तो फिर उसको हमको उस तरह का साइनसॉइड्स में हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर में, सीडल स्क्वायर में उसको हम चेंज करेंगे तो फिर हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब मेरे पास एसी अवेलेबल है तो फिर हम डीसी को एसी क्यों करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है। तो वह इसमें फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगेगा, ठीक है, चाहे वो ईएमएफ में हो, ठीक है। और और अगर इतना कंडक्टर इज क्लोज, मतलब कंडक्टर क्या हो, एक लूप में हो, एक लूप में हो, ठीक है। तो then a current is induced which is known as induced current, induced। तो इसमें देखो होता क्या है, मान लो कि एक तुम लिए, ठीक है, एक जैसे इसमें एक एक्सपेरिमेंट इस तरह करके बताया गया, जैसे भी होगा, तो मान लो एक कॉइल है, ठीक है। अब इसमें तुम क्या है, ये कॉइल है, एक वायर है, इसमें तुम क्या कर रहे हो, करंट पास करवा रहे हो, ठीक है, करंट पास करवा रहे हो, ठीक है। और ये एक कंडक्टर है, मान लो ये एक कंडक्टर है, इसमें तुम एक वायर में करंट पास करवाओगे तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वेरी मैग्नेटिक, वेरी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इसको जब मूव करवाओगे तो तुम इसको देखो, करंट को हम किससे चेक करते हैं? करंट को हम लोग किससे चेक करते हैं? बोलो। गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। एक मान लो कि तुम गैल्वेनोमीटर ले गए, ठीक है, इसका रीडिंग है, इसमें क्या होगा कि जब इसको तुम ले जाओगे, सामने ले जाओगे, तो एक साइड तुमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, फिर वापस करोगे तो फिर तुमको, अगर मान लो कि इसमें इधर दे रहा था तो ये क्या होगा, इधर डिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या है, अगर तुम वापस ले जा रहे हो तो नेगेटिव करंट तुमको देखने को मिलेगा। तो इससे हमको एक फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, जो करंट मेरा इंड्यूस हो रहा है उस पर मेरा एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे सेकंड लॉ। ये मेरा क्या था, ये मेरा फ्राइडे का फर्स्ट लॉ था, ठीक है। इसको नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए, बताओ वर्किंग प्रिंसिपल। देखो एमीटर से भी करते हैं, गैल्वेनोमीटर से भी करते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिए तो बताओ, फिर हम लोग फ्राइडे सेकंड लॉ पे पढ़ेंगे, ठीक है, फ्राइडे सेकंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ पढ़ेंगे। ये लिख लिए हो तो बताओ। ये लिख लिए हो? ऊपर से मिला।
सेकंड लॉ था फैराडे सेकंड लॉ फैराडे लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन rate of change of rate of change of flux linkage। ठीक है, तो कितना तेजी से हम इस कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, या फिर ये कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, ये कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का आपस का जो मोशन है, ठीक है, आपस का जो मोशन है वो कितना फास्ट हो रहा है, कितना रेट ऑफ हो रहा है, तो उसी पे मेरा क्या डिपेंड करेगा, ये जो करंट इसमें इंड्यूस होगा वो, मतलब कि जितना तेजी से करेंगे डिफ्लेक्शन हमको उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसी से तुम्हारा एक फॉर्मूला बना, क्या बना, E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, इसमें तुम्हारा ई क्या है, इंड्यूस ईएमएफ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जब क्लोज हो जाएगा, लूप कंडक्टर जब क्लोज हो जाएगा तो उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। उसके बाद फिर मेरा क्या है, फाई है, तो ये मेरा क्या है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, फाई मेरा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम डिवाइड बाय टाइम कर दिए हैं। ठीक है, और एन तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ये इसमें अब इसी पे मेरा क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो सेकंड केस, अब देखो, अब दूसरा मेरा क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। दूसरा केस, दूसरा जो प्रिंसिपल काम आता है मेरा ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो इसको हम देखो, मान लो कि एक कॉइल है, डीसी सोर्स। ठीक है, डीसी में नहीं होता है। ठीक है, डीसी, ये अगर ट्रांसफार्मर है, अब देखो ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि मान लो कि इसको तुम सप्लाई किए, ठीक है, ये तुम्हारा वाइंडिंग है, ट्रांस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बताए हैं कि टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, प्लस टी। क्या बोल रहे हो, देखो तुम क्या कर रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम मान लो किसी चीज पे चार्ज है, एक सिंपल इसमें तुमको हम चार्ज के कॉन्सेप्ट से दिखाते हैं। मान लो ये चार्ज है, इसका एक मान लो कि एक एरिया होगा,
इसका एक एरिया होगा जहां पे उसका क्या होगा, हमको फोर्स फील होगा, ठीक है, वहां पे हमको उसका फोर्स फील होगा, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट जो हम, ठीक है, मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट जब हम मान लो, ठीक है, फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, करंट फ्लो करवा रहे हैं वायर में, ठीक है, तो जितना जितना मान लो कि जितना एरिया पे, ठीक है, जितना एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड, मान लो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तुमने सुने होंगे, तो एक मान लो कि एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। कितना सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, लिंक कितना हो रहा है, तो उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, तो उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। सारा चीज तुम लोग को और क्लियर भी करेंगे, देखो ज्यादा अभी इसी पे हम डीप जाने लगेंगे ना, तो इतना भी नहीं हो पाएगा, और वैसे भी देखो बहुत ही कम टाइम अभी बचा हुआ है आज की डेमो क्लास में, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट फास्ट करते हैं, ठीक है। सारा कुछ देखो, जब इतना हम मान लो कि अभी हम वर्किंग प्रिंसिपल को ही इतना डिटेल से अच्छे से बता रहे हैं, तो सारा चीजें तुम लोग क्लियर होगा, उसमें तुम लोग एकदम फ्री रहना, कोई टेंशन लेने का तुम लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कि मान लो कि यहाँ पे जब करंट पास हुआ, तो इसमें क्या होगा, ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वेरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना। अब जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इसमें इसमें इससे क्या होता है, इसमें वेरी मैग्नेटिक फील्ड है, प्लस लिंक यहाँ पे भी करेगा, ठीक है, प्लस लिंक यहाँ करेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट पास हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, फिर प्लस यही प्लस क्या करेगा, इसके टर्म्स में क्या होगा, लीड करेगा, और यहाँ से फिर क्या करेगा कि यहाँ पे भी क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स के चेंजेस होगा, ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, उसी की वजह से इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो जो मान लो कि इसमें तो वैसे लिख सकते हो कि इफ टू कॉइल्स प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, ठीक है, नियर टू ईच अदर, थोड़ा सा मिटा देते हैं, या तो इसको ऊपर में लिखते हैं, ऊपर में जो लिख लिए होते हैं ऊपर में लिखते हैं इसको। इसके बाद देखो हम पार्ट पे आएंगे, ठीक है। इफ कॉइल आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, ठीक है, अगर दो कॉइल को, यहाँ पे देखो दो कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ रख रहे हैं, ठीक है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, changing magnetic field in one coil induces current in another coil, ठीक है। तो इसी फेनोमेना को, ठीक है, दिस फेनोमेना known as mutual induction, म्यूचुअल, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। यही देखो यहाँ से मान लो कि क्या है, यहाँ पे अगर देखो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे हम करंट लिए, पहले अगर मान लो ज्यादा टर्न रहेगा, फिर बाद में टर्न कम हो जाएगा, तो देखो पहले ज्यादा फ्लक्स था, फिर कम टर्न हो गया तो कम फ्लक्स लीड करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले मान लो कि पहले ज्यादा टर्न रहेगा, ठीक है, पहले कम टर्न रहेगा, बाद में ज्यादा लिंकेज रहेगा, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो उसी से मेरा देखो, एक ट्रांसफार्मर क्या होता है ना, हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट रहता है, वो स्टेप डाउन
ट्रांसफार्मर में देखो ऐसे तो उसको मिनरल ऑयल, हाइड्रोकार्बन ऑयल कहते हैं, हम उस पर आते हैं, ठीक है, लेकिन पहले पूछ दे रहे हो तो हम बता दे रहे हैं। मिनरल ऑयल हाइड्रोकार्बन ऑयल कहते हैं, जिसको कि हम लोग पैराफिनिक 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 हाइड्रोकार्बन ऑयल और नेफ्थेलिन, पैराफिनिक एंड नेफ्थेलिन, ठीक है, नेफ्थेलिक ऑयल ये यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो होता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, फिर जाके विस्कोसिटी, ये सब तुमको ध्यान रखना। लो विस्कोसिटी, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स के लिए मतलब कि हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। पीडीबी ऑयल टेस्टिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर डिजॉल्व गैस एनालिसिस ये सब भी होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में बहुत सारा टेस्टिंग है, एससीओसी टेस्ट हो गया, फिर जाके मेकर टेस्टिंग, रेजिस्टेंस इंसुलेशन टेस्टिंग हम लोग करते हैं। तो वो तो सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पार हो जाएंगे। देखो हम लोग मान लो कि दोनों चीज का एक्सपीरियंस है, मान लो कि डिप्लोमा का भी है, बीटेक का भी है, तो बहुत इसमें मतलब कि डीप हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उस हिसाब से तुम लोग को बताएंगे। अगर तुमसे कोई पूछे, ठीक है, ये दोनों नाम जानते थे? राज, ये दोनों नाम जानते थे पहले? पहले से जानते थे क्या? ये तो मैंने बताया ना, पैराफिनिक और नेफ्थेनिक ऑयल। देखो अब देखो कंस्ट्रक्शंस के बारे में, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में, ठीक है, ट्रांसफार्मर में क्या क्या होता है, मेन पार्ट क्या क्या है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले एक कोर होता है, दूसरा वाइंडिंग होता है, फिर इसमें तुम्हारा इंसुलेशन के लिए, कूलिंग के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल, इसमें हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल। तो देखो हमको भी नहीं पता था, ठीक है, जैसे तुमको नहीं पता था ना राज, हमको भी एक टाइम पे नहीं पता था, हम भी गलत तरफ रहते थे। देखो एक इलेक्ट्रिकल में ये सब फैसिलिटी हुआ कि नहीं, कि इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, ठीक है, तो वहाँ मतलब कि बिजली तार ये सब देखते थे, ट्रांसफार्मर देखते थे, ठीक है, तो उसी पे हमको भी इंटरेस्ट हुआ कि नहीं पढ़ना चाहिए। फिर देखो डिप्लोमा टाइप, तो डिप्लोमा टाइप हम भी बस मिनरल ऑयल ही जानते थे। बीटेक में आए तब थोड़ा सा डीप पढ़े, तब हमको ये सब पता चला, ठीक है। देखो कोर हुआ, बाइंडिंग हुआ, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हुआ, फिर जाके कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, कूलिंग सिस्टम्स होते हैं। तो कोर में क्या है, कोर में क्या क्या है, सबको इंडिविजुअली हम अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सबको अभी हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे जितना टाइम है उसमें। अब देखो इसको मिटा देते हैं। देखो कोर क्या है, वाइंडिंग क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में, वो सारा कुछ अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में सबसे पहले कोर का। तो कोर क्या है, कोर देखो एक सॉफ्ट आयरन का चीज है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ रहता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का। तो सॉफ्ट आयरन इट इज मेड अप ऑफ it is a soft iron, a soft iron, soft iron made up of CRG only steel,
गोल्ड, गोल्ड, और गेन ट्रेड। अब देखो कि सर बहुत लोग इस जगह पे, ठीक है, कि इसमें देखो कोड भी है ना, दो तरह से बनाया जाता है, ठीक है, इसका अलग अलग टाइप्स है। लेकिन अब देखो कि इस सिलिकॉन स्टील, सीआरजीओ स्टील हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है कि मैग्नेटिक लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस को मतलब कि जो कोर लॉसेस होते हैं जिसमें एक हिस्टैरिसीस लॉस है, ठीक है, उसमें देखो हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये सब स्टील प्रोवाइड करता है, ये सब मटेरियल प्रोवाइड करता है हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी के लिए, ठीक है। इसको हम लोग सीआरजीओ स्टील को करते हैं। और जो ये कोर होता है ना, कोर होता है ये थिन लेमिनेशंस का बना होता है, थिन शीट्स ऑफ लेमिनेशंस का बना हुआ रहता है, ठीक है। टू टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या होता है, थिन शीट्स ऑफ लेमिनेशन। अब तुम देखते होगे कि कुछ डिवाइस होगा, ठीक है, जैसे पहले घर में ट्रांसफर ये रेगुलेटर होता था, तो उसमें बहुत सारी चीजों में तुम देखते होगे कि छोटे छोटे ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक है। तो उसमें देखोगे कि पतला पतला शीट्स का बना हुआ रहता है। क्यों बना रहता है, इसी कारण से कि अगर थिन शीट्स लेमिनेशन होगा ना तो एडी करंट लॉस क्या होगा, कम होगा, कम करने की, ठीक है। इसी कारण से हर ट्रांसफार्मर में पतला पतला शीट्स का बना हुआ रहता है, ठीक है। अब इसके बाद बताएं कि दो चीज होता है, ठीक है, दो वाइंडिंग होता है, ठीक है, वाइंडिंग, वाइंडिंग, ठीक है। वाइंडिंग क्या है कि जो हम तार, तार जो है, तार जो हम लपेट रहे हैं, ठीक है, कोर पे हम उसको वाइंड करते हैं, उंड करते हैं, ठीक है। तो उसका दो वाइंडिंग होता है, ठीक है। जैसे हम ये बताएं, मान लो ये है और ये है, तो ये मान लो कि जो सोर्स से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, ये दो वाइंडिंग है, दो में से एक हो गया प्राइमरी, प्राइमरी वाइंडिंग, वाइंडिंग शॉर्ट में लिखे हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो देखो जो जो क्या रहेगा, सोर्स से कनेक्टेड रहेगा, सोर्स से कनेक्टेड रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, जो सोर्स से कनेक्टेड रहेगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। और जो जो मान लो कि जो तुम्हारा रहेगा इससे जो लोड से कनेक्टेड रहेगा उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। देखो हर चीज बताइए, रुक जाओ, कनेक्टेड टू सोर्स, और ये है तुम्हारा कनेक्टेड टू लोड, ठीक है, कनेक्टेड टू लोड। देखो एडी करंट लॉसेस, ठीक है, एडी करंट लॉसेस, देखो क्या होता है ना कि मान लो कि जब एक ये देखो ये जो लूप है, ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, तो ये मटेरियल के थ्रू हो रहा है। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या करता है कि करंट अपने से एयर को ही मीडियम बना के अपना पाथ को कंप्लीट कर लेता है। देखो करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ चाहिए ना, करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, एयर को ही मीडियम बना के अपना वो लूप को क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, कंप्लीट कर लेता है। तो क्या अब देखो वहीं पे कंप्लीट कर ले रहा है वो लूप, आगे बढ़ नहीं रहा है करंट, तो उससे क्या होगा, हमको लॉस होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम लोग तीन फीट ऑफ लैमिनेशन करते हैं जिससे वो मतलब कि इस तरह का कंडीशंस ना हो, ठीक है। तो ये सर्कुलेटिंग करंट होता है, ठीक है, एडी करंट का सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है। अच्छा सारा चीज देखो, हर एक चीज तुम लोगों को अच्छे से बताया जाएगा, बस तुम लोग सही से पढ़ाई करना, ठीक है। तो ये वाइंडिंग भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब देखो है तुम्हारा इंसुलेशन सिस्टम, इंसुलेशन के लिए हम लोग बेसिकली इंसुलेशन के लिए, ठीक है, अब मान लो देखो इंसुलेशन, इंसुलेशन सिस्टम,
ठीक है, इसके लिए जनरली हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल्स का यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल्स का यूज करते हैं। एडी करंट करंट क्लियर हुआ तुम्हें अजय, बताओ एक बार, बोलो। इंसुलेटिंग सिस्टम्स या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल्स बोल सकते हैं इसको, मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्लियर हुआ। अजय तुम्हें बताओ, ठीक है। प्रिवेंट्स शॉर्ट सर्किट between windings windings and windings and टर्न्स के बीच में जो टर्न्स हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है, वाइंडिंग्स के बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो। अब देखो ये दोनों वाइंडिंग क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही जगह रहता है ना, टैंक के अंदर ही रहता है, तो दोनों के बीच में क्या हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। दोनों मान लो कि अब देखो क्या है कि अगर उसी की जगह पानी डाल दिया जाए, अब दो वायर को तुम अगर पानी में डाल दोगे तो वो क्या होगा, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन इसमें जो ऑयल डालते हैं उसकी वजह से टर्न्स, ये तो यूनिट जो टर्न्स है, कि यहाँ पे जो टर्न्स है उसमें भी इंसुलेशन हो जा रहा है, और ये दो वाइंडिंग के बीच में भी इंसुलेशन हो जा रहा है। तो वो किसकी वजह से होता है ये, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, मान ट्रांसफार्मर है, ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर के केस में हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर ऑयल्स हो गया, ठीक है, मटेरियल ऑयल, मटेरियल या एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है। कहीं कहीं पे हम लोग पेपर यूज करते हैं, ठीक है, वो ये बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं, छोटा वाला, कहीं कहीं हम लोग इंसुलेटर मटेरियल पर ट्रांसफार्मर पेपर्स का भी यूज करते हैं, और इंसुलेटिंग पेपर्स, इंसुलेटिंग पेपर्स, और एक रेजिन होता है, रेजिन एक मटेरियल है, ठीक है, रेजिन मटेरियल है जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया। और ये कुछ होता है कूलिंग सिस्टम, ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो कूलिंग सिस्टम में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं बताएं, कूलिंग सिस्टम, ठीक है। तो नॉर्मल देखो छोटा छोटा ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम नहीं यूज करते हैं। कूलिंग सिस्टम हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, कूलिंग सिस्टम यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर हो जिसमें ज्यादा हीट जनरेट हो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एयर कूलिंग, एयर कूलिंग, ऑयल कूलिंग, ठीक है, ये सब सिस्टम का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट ट्रांसफार्मर में, लास्ट ट्रांसफार्मर में, ठीक है, लास्ट ट्रांसफार्मर रेडिएटर, रेडिएटर्स हैं, ठीक है। रेडिएटर्स क्या होता है, देखो ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना, पतला पतला प्लेट जैसा बना हुआ रहता है, ठीक है, इसमें क्या करता है, ऑयल को सर्कुलेट करवाया जाता है। अब ऑयल कांटेक्ट में क्या आएगा, मतलब कि एयर में वो ज्यादा मतलब कि वो इस तरह के पतला पतला प्लेट होता है, ठीक है, इस तरह के। अब इसमें एयर में देखो सरफेस एरिया इसका बढ़ रहा है, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑयल क्या होगा, ठंडा होगा, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये सब कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसके मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर देख लेंगे, ठीक है। इसमें ऑपरेशन ही है, लेकिन ऑपरेशन से पहले हम तुमको पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स होता है, ठीक है। ये लिख लिए हो तो बताना मुझे, ये लिख लिए हो क्या, ये लिख लिए हो तो हमको बताओ, हम फिर पार्ट्स डिस्कस करते हैं क्या क्या पार्ट्स होता है, ठीक है। ये लिख लिए हो तो बताओ, बस हम पार्ट्स डिस्कस करके आज का हम डेमो क्लास एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अल्टरनेटर डिस्कस कर देंगे, ठीक है। देखो जल्दी बोलो, ये क्लियर है।
बताओ, जवाब दो। बोलो बोलो, जवाब दो। पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको लिखवाएंगे नहीं, बस हम नाम लिखवा दे रहे हैं, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले इसमें क्या है, देखो जो कंस्ट्रक्शन में तुम देखते हो, ट्रांसफार्मर कोर, ठीक है, दूसरा ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ठीक है, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर टैंक, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल है। इसके बाद है तुम्हारा टर्मिनल एंड बुशिंग। सब एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे, इसको लिखवाएंगे नहीं, जब रेगुलर क्लास होगा तो इसको हम लिखवा भी देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, बुकल रिले, बुकल रिले हो गया। रेडिएटर, एक्सप्लोजन वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, ड्रेन वाल्व, ये सब चीजें। अब देखो कोर क्या है, कोर सॉफ्ट आयरन का बना हुआ रहता है, जिसके वजह से क्या है कि वहां पे हम लोग मैग्नेटिक परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ताकि मेरा जो है कोर लॉसेस ना हो, ठीक है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स, जो वाइंडिंग्स लपेटे हुए रहते हैं कि करंट का क्या हो, मतलब कि हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में जो चेंज हो, ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन हो, तो उसके लिए वाइंडिंग रखते हैं। अब देखो कि कोर कोर के ऊपर ही क्या होता है, वाइंडिंग उंडेड रहता है, कोर के ऊपर ही वाइंडिंग उंडेड रहता है। अब ये कोर, ये जो हम वाइंडिंग लपेटे रहते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, हमको एक स्ट्रक्चर चाहिए कि बाकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन मिले, तो उसको हम ट्रांसफार्मर टैंक में फिट करते हैं। अब देखो, अब वाइंडिंग, अब देखो एक सिंपल सा तार होता है, सिंपल सा तार में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो तुम नॉर्मल घर में तार लेते हो, रखते हो, ठीक है, अगर उसमें बिजली मतलब करंट पास होता है तो वो हीट हो जाता है, ठीक है। अब देखो कि ट्रांसफार्मर टैंक है, अब इसमें उतना हाई वोल्टेज, समझ रहे हो, 220 केवी, 400 केवी, इतना हाई वोल्टेज हो रहा है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा हीट हो रहा होगा, ठीक है। तो उसी को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल्स में तुम लोगों को एग्जांपल दिए थे, मिनरल ऑयल, जिसमें कि वो होता है पैराफिनिक और नेफ्थेनिक ऑयल होता है, ठीक है, नेफ्थेनिक हाइड्रोकार्बन ऑयल एंड पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन ऑयल, ठीक है। अब इसमें है टर्मिनल एंड बुशिंग्स। टर्मिनल एंड बुशिंग्स क्या है कि देखो, अब मान लो, हाँ, टर्मिनल एंड बुशिंग्स क्या है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता दे रहे हैं। मान लो कि एक टैंक है, ठीक है, तो अब देखो कि जो यहाँ पे मान लो कि ये जो वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स है, ये निकलेगा, निकलेगा। अब इसको मान लो, इससे अगर हम मान लो कि डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, तो ये ट्रांसफार्मर में कोई भी टच करेगा तो उसको शॉक लगेगा ना, तो इसलिए क्या किया जाता है कि इसके मटेरियल से ना कॉन्टेक्ट होके उसके अंदर मान लो कि कुछ वैसा मटेरियल डाल के और वायर को मतलब कि निकाला जाता है, ठीक है, ताकि ये जो टैंक में जो मेन बॉडी है ट्रांसफार्मर का, उसमें करंट लिंक ना हो,
ठीक है, उसमें शॉर्ट सर्किटेड ना हो, इलेक्ट्रिकेटेड ना हो, ठीक है, तो इसीलिए इसको बुशिंग और टर्मिनल्स में बुशिंग दिया जाता है। अब इसमें क्या है, कंजर्वेटर टैंक, ठीक है, कंजर्वेटर टैंक। अब देखो ये जो ऑयल है, ठीक है, ऑयल है, तुम लोग जानते होगे कि जब भी मान लो कि जब गर्मी होता है तो मान लो कोई भी लिक्विड्स हैं, ठीक है, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, तो लोग जानते होंगे कि एक्सपेंड होता है, ठीक है, गर्म में। तो यहाँ पे देखो कि इतना ज्यादा हाई वोल्टेज है तो इसका तो अपना हीट जनरेट होता होगा, ठीक है, हीट जनरेशन की वजह से जब भी हाई वोल्टेज है तो उसमें ज्यादा हीट है, तो हीट की वजह से ऑयल क्या है, एक्सपेंड होगा। तो एक्सपेंड होके, मान लो एक्सपेंड होके इसको जगह मिलना चाहिए ना, एक जगह मिलना चाहिए कि ये ऑयल क्या हो, यहाँ पे जाए। तो इसीलिए इसको क्या है, एक कंजर्वेटर टैंक बनाते हैं, ठीक है। अब कंजर्वेटर टैंक बनाते हैं, चलो ये समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ कंजर्वेटर टैंक। अब देखो ब्रीदर, ठीक है, अब ब्रीदर क्या है, अब क्या है कि यहाँ से एयर क्या है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, एयर एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड आ रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो एयर में क्या होता है ना, मॉइस्चर्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, वाटर पार्टिकल्स होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब मान लो कि हम क्या है, ट्रांसफार्मर में ऑयल किस लिए डालेंगे, वायलेंस, वायलेंस कहाँ पे, कहाँ बताएं भाई, वायलेंस कहाँ पे बताएं, कहीं पे वायलेंस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऑयल क्या है, एक्सपेंड कर रहा है, ये सारा चीज तुम लोगों को लिखाएंगे रेगुलर क्लास में, तो दिक्कत नहीं है देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि अब जो एयर जो एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, अब मान लो कि देखो यहाँ पे हम ऑयल रखे हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल, क्या करने के लिए, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए। अब इसके साथ मान लो मॉइस्चर चला गया, मॉइस्चर चला गया एयर का, तो क्या होगा, मॉइस्चर चला जाएगा तो वो ठंडा, वो जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग को उतना ठंडा नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जो यहाँ पे एयर जो आता है ना, एयर जो आता है इसके लिए एक डिब्बा में, मतलब कि ब्रीदर में हम लोग क्या करते हैं कि सिलिका जेल रख देते हैं, सिलिका जेल रख देते हैं, मतलब कि अब इसके थ्रू इसमें पास होते होते आएगा, ठीक है। तो पहले ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, जब ये मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है, ब्लू कलर होता है, तो ब्लू से क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। और जब हम देखते हैं कि नहीं कि इसका कलर पिंक हो गया है, तो फिर उसको हम चेंज कर लेते हैं, ताकि वो क्या हो, फिर से इफेक्टिवली काम करते रहे, ठीक है। अब बुकल रिले क्या है, बुकल रिले क्या होता है कि ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर टैंक के बीच में ये लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये मतलब कि गैस एक्चुएटेड डिवाइस है, गैस एक्चुएटेड रिले, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा फंक्शन है, ठीक है, वो तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे गैस जब जाता है ना, तो ज्यादा गैस होता है, इसमें दो दो स्विच होता है, दो अलार्म होता है, दो अलार्म होता है, एक दो स्विच होता है, दो स्विच होता है, ठीक है। पहला से अलार्म होता है और दूसरा से ट्रिप हो जाता है, ठीक है। तो पहले कम जब गैस होगा तो पहले वो अलार्म देगा कि नहीं कि ज्यादा, मान लो कि अगर हीट ज्यादा जनरेट हो रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो क्या होता है, गैस डेवलप होता है, गैस डेवलप कब होता है, तो पहला वाला वो ट्रिप को स्विच को ऑन करता है, जिसकी वजह से अलार्म देता है कि नहीं कि ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा में क्या होता है, ज्यादा मान लो कि ज्यादा हीट जनरेशन होने लगे, कुछ फॉल्ट हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दूसरा स्विच ऑन होगा और ट्रांसफार्मर क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अब 9 नंबर पॉइंट है रेडिएटर। तो देखो यहाँ पे क्या बताया कि ऑयल होता है, तो ऑयल के साथ यहाँ पे कुछ पतला पतला सीट्स रहता है बाहर निकला हुआ, ठीक है, सीट्स निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो वो क्या किया जाता है, ऑयल को ये सब में सर्कुलेट किया जाता है कि उसको लार्जर एरिया मिले, कि वो ऑयल क्या हो, ठंडा हो, तो उसी को रेडिएटर्स और फिन्स कहते हैं। अब बता रहे हैं एक्सप्लोजन वॉल्व, एक्सप्लोजन वॉल्व ऐसे करके रहता है, ठीक है। ये मान लो कि अगर ट्रांसफार्मर में हीट के वजह से ऑयल बहुत ज्यादा मान लो कि गर्म हो गया, तो वो ज्यादा बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर डेवलप होगा, तो ये क्या होता है, एक्सप्लोजन वॉल्व खुद से ब्लास्ट करके ट्रांसफार्मर के मेन टैंक को बजाता है, ठीक है। अब वो एक छोटा सा चीज ब्लास्ट होगा, मान लो कि एक कंपोनेंट डैमेज हो रहा है या फिर एक पूरा ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहा है, तो नुकसान किसमें ज्यादा होगा,
बड़ा ट्रांसफार्मर होगा तो नुकसान को कम करने के लिए छोटा सा चीज ब्लास्टर इसलिए एक्सप्लोजन वाल्व बनाया जाता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व का भी सेम फंक्शन है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है कि मान लो कि एक जैसे देखो, एक जैसे मान लो कि ये इस तरह स्प्रिंग मैकेनिज्म रहता है, ठीक है, एक स्प्रिंग मैकेनिज्म जैसा रहता है, एक मिनट, ये स्प्रिंग मैकेनिज्म जैसा रहता है, ये क्या करता है, बस वो क्या होता है, ज्यादा प्रेशर रहे तो उसको क्या करता है, धकेल देता है, एयर निकल गया वो फिर बच जाता है ट्रांसफार्मर। और ड्रेन वाल्व देखो नीचे लगा हुआ रहता है कि मान लो कि हमको गैस ऑयल का टेस्टिंग करते रहना पड़ता है, ठीक है, ऑयल का टेस्टिंग करते रहता है जिससे हमको पता चलता है कि कि ऑयल क्या है, सही में अभी इंसुलेशन ठंडा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो उसको हम ऑयल को देखो, अब हम ऊपर से तो तेल निकाल नहीं सकते हैं, नीचे से ही निकालना होगा, तो उसी लिए ट्रेन वाल का यूज करते हैं। और भी बहुत सारा कंपोनेंट है, बेसिकली मीन्स यही सब कंपोनेंट्स है जो तुम्हें जानना है, ठीक है। और रेगुलर क्लास में हम और भी जो इसमें और जो छूटा है सारा कुछ तुम्हें बताएंगे, ठीक है। एक बार सभी लोग अपना मतलब कि क्लास को लेकर व्यू पॉइंट शेयर कर दो, कैसा लगा तुम्हें आज का क्लास, ठीक है, सभी लोग बता दो कैसा लगा आज का क्लास, तुम सबको कैसा लगा एक बार बता दो कमेंट चैट में। यही है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। चलो ठीक है, तो हाँ अपने बैचमेट्स को भी शेयर करो कि हाँ यहाँ पे सारा ब्रांच पेपर सारा पेपर्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और तुम लोगों को भी मतलब कि बैचेस जल्द ही रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगा, ठीक है। और तुम लोग जल्दी से इनरोल करो और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो चलो आज के क्लास में इतना ही, आज के क्लास में यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। वेलकम ऑल एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। लास्ट तक एकदम शुरुआत से आप लोग लास्ट तक बने रहे, थैंक यू आप लोगों को भी। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डेमो क्लास में अल्टरनेटर्स में।